हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसके लिए मैं आपसे पहले से माफी मांगता हूं। मगर आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ना सिर्फ आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बारे में बात करेंगे बल्कि बात करेंगे इंडिया के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड एक हफ्ते के अंदर अनाउंस होने वाला है। 30 अप्रैल का डेडलाइन दिया है आईसीसी ने। आईसीसी का कहना है कि 30 तारीख तक सबको अपने अपने स्क्वाड अनाउंस करने हैं। उसके बाद अगर इंजरी या किसी और रीजन से, कोई वैलिड रीजन से अगर कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो पाता है या ट्रैवल नहीं कर सकता तो उसकी रिप्लेसमेंट अलाउ करेगी आईसीसी। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में वैसे तो 17 या 18 प्लेयर के स्क्वाड भी अनाउंस हो सकते हैं, मगर आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ 15 प्लेयर अलाउड है। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कौन से 15 प्लेयर को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पास्ट में अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो वैसे तो रेनाउंड है मगर करंटली फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ यंग प्लेयर्स हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें टीम से बाहर रखना मुश्किल है। स्पेशली मैं यहाँ बात करूंगा रिंकू सिंह के बारे में। रिंकू सिंह एक फिनोमिनल फिनिशर बन के निकल के आए हैं पिछले कुछ 1-2 सालों में। इंडिया के लिए भी जो उनको इंटरनेशनल मैचेस मिले हैं उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आईपीएल की तरह रही है, मतलब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है। उनका टेम्परामेंट भी बहुत काम है, उनकी हिटिंग एबिलिटी भी आउटस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं वो महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हैं। साथ ही साथ शिवम दुबे, जो कि 3-4 साल पहले इंडियन टीम में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वो युवराज सिंह की तरह ना सिर्फ दिखते थे बल्कि उनका बैटिंग स्टांस, और एक डोमेस्टिक टी20 मैच में उन्होंने युवराज सिंह की तरह ही छक्कों की बरसात कर दी थी। इस वजह से शिवम दुबे को टीम में लाया गया था। ऑल्सो वो मीडियम पेस बॉलिंग करते थे। उस वक्त इंडिया विजय शंकर से जस्ट रिकवर कर रहा था। विजय शंकर से जस्ट रिकवर कर रहा था सब मेरा मतलब है कि विजय शंकर को इंडिया अपनी 2019 की वर्ल्ड कप टीम में ले गया था, ये सोच के कि वो हार्दिक पांड्या की तरह ही एक ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। मगर विजय शंकर ने बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया, और विजय शंकर को लेने के लिए इंडिया ने जो अंबती रायडू को ड्रॉप किया था वर्ल्ड कप में, सबको पता है कि वो बिल्कुल गलत डिसीजन साबित हुआ था। तो इंडिया ने फिर शिवम दुबे पे बैंक किया था एज अ रिप्लेसमेंट फॉर विजय शंकर, और काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या एज वेल, और अ बैकअप फॉर हार्दिक पांड्या, क्योंकि इंडिया के पास फिलहाल भी हार्दिक पांड्या को छोड़ के कोई भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। स्टिल 2019 के बाद से एक और वर्ल्ड कप निकल गया, बट स्टिल हम इस डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका फायदा हार्दिक पांड्या को मिलता है। इस वक्त भी हार्दिक पांड्या की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस, और रादर इस आईपीएल में परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं रही है। वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ऑर्डिनरी थी, मगर आप हार्दिक पांड्या को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टीम में। शिवम दुबे इस आईपीएल में फिनोमिनल परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ इस आईपीएल में बल्कि पिछले आईपीएल में भी उन्होंने इसी तरीके की परफॉर्मेंस दी थी। वो इंडियन टीम में वापस आए और इंडियन टीम में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। फिलहाल वो मिडिल ओवर्स में इस तरह की हिटिंग कर रहे हैं कि उनको टीम से बाहर रखना बहुत मुश्किल है। मगर प्रॉब्लम यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें बॉलिंग नहीं देता। इनफैक्ट कितने मैचेस में वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज होते हैं, वो सिर्फ अपनी बैटिंग करते हैं और उसके बाद वो सब्सटीट्यूट कर दिए जाते हैं। तो शिवम दुबे को आप टीम में ला तो सकते हैं, मगर क्या हार्दिक पांड्या की जगह आप उन्हें ला रहे हैं? दिस इज द बिग क्वेश्चन। टीम बैलेंस बहुत जरूरी है, और 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ उतरना बहुत रिस्की है। यू नीड टू हैव अ कपल ऑफ बॉलर्स इन योर टॉप 7, और यही इंडिया की प्रॉब्लम रही है पिछले 5-6 सालों में, जिस वजह से इंडिया कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही। इसके बारे में बहुत बात होती है कि वाई इंडिया, जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतना बड़ा नाम है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती है, बायलैटरल्स हम जीत जाते हैं, मगर हम कोई आईसीसी इवेंट क्यों नहीं जीत पा रहे? अब मुझे नहीं पता कि ये सिंपल सी बात लोगों को क्यों नहीं नजर आती, स्पेशली जो हायर मैनेजमेंट के लोग हैं। इंडिया जब भी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, या इंडिया ने जब भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया है, वो इसलिए किया है कि इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। इंडिया ने जब 2003 वर्ल्ड कप में या इवन 2011 में
जब इंडिया ने जीती थी ट्रॉफी आईसीसी की, इंडिया के पास ऐसे मल्टीपल प्लेयर्स थे जो बॉलिंग कर सकते थे। इंडिया के पास सहवाग थे, सचिन थे, गांगुली थे, युवराज थे। आपके टॉप 7 में 4 ऐसे बॉलर्स थे जो इंडिविजुअली या मिला जुलाकर 10 से 15 ओवर आपको दे सकते थे। सबके 100 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स थे। इनमें से मैक्सिमम के 5 विकेट हॉल्स भी थे। सचिन ने कितने मैचेस अपनी बॉलिंग से भी जितवाए। युवराज सिंह ने 2011 में जो बॉलिंग की वो आउटस्टैंडिंग थी। सहवाग भी कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का जो सेमीफाइनल इंडिया साउथ अफ्रीका से जीती थी, उसमें कहीं ना कहीं सहवाग की एक्सेप्शनल बॉलिंग भी वन ऑफ द रीजंस थी। सौरव गांगुली कितने इंपॉर्टेंट स्पेल डाल चुके हैं। मगर अभी जो ये फिटनेस फ्रीक्स वाली टीम है, वो ऐसे तो वो जिम जाते हैं, फिट हैं, मगर उनसे 2 ओवर बॉलिंग नहीं हो सकती, वरना शोल्डर इंजरी हो जाएगी ना। तो कोई भी बॉलिंग नहीं करता। रोहित शर्मा और विराट कोहली करियर के स्टार्ट में बॉलिंग करते थे, मगर उन्होंने छोड़ दी। फिलहाल इंडिया की वही प्रॉब्लम है। इंडिया के टॉप 6-7 में कोई बॉलर, कोई भी बैट्समैन बॉलिंग नहीं करता। तो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप 7 में बैटिंग करके आपको 4 ओवर बॉलिंग के भी दे सकते हैं। शिवम दुबे एक ऑलराउंडर थे, मगर उसको भी इंडिया ने प्रॉपर बैट्समैन में कन्वर्ट कर दिया, ये जानते हुए भी कि इंडिया की रिक्वायरमेंट इस वक्त बॉलर्स की है। ये प्लानिंग पहले से क्यों नहीं हुई? शिवम दुबे को जो भी इंटरनेशनल मैचेस खिलाए गए उसमें 2-3 ओवर क्यों नहीं बॉलिंग कराएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिया कोई बायलैटरल हार जाती, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो किसी भी टीम से, मगर इंडिया को शिवम दुबे की बॉलिंग इस्तेमाल करनी चाहिए थी। एटलीस्ट 2 ओवर भी वो बॉलिंग करने के लायक होते। इस आईपीएल में भी अब आईपीएल के फ्रेंचाइजेस क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इंडियन टीम की सिलेक्शन के लिए हम क्यों बॉलिंग करवाएं शिवम दुबे से। तो इस वजह से शिवम दुबे एज अ प्योर बैट्समैन होके रह गए। अब ये एक डिलेमा है जो इंडियन मैनेजमेंट को सॉर्ट करना होगा। रोहित शर्मा अभी अजीत अगरकर से मिले थे, टीम सिलेक्शंस के बारे में बात हुई, विराट कोहली के बारे में बात हुई, और हार्दिक पांड्या के बारे में अजीत अगरकर का ये कहना था कि अगर हार्दिक पांड्या प्रॉपर बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर उनकी जगह हम किसी प्रॉपर बैट्समैन को ले कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेने का मकसद ही ये है कि वो एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। 4 ओवर की फास्ट बॉलिंग और साथ में नंबर 5 या 6 पे बैटिंग। अब इस डिलेमा को इंडिया कैसे सॉर्ट करती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो उठ रही है वो है विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट क्वेश्चनेबल रही है इन द पास्ट, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप में वो हाईएस्ट स्कोरर थे इंडिया के लिए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक इम्पॉसिबल मैच जितवाया था, विच आई स्टिल कंसिडर एज द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट टी20 इनिंग्स एवर प्लेड। क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए थे तो पाकिस्तान बॉलर्स वर ऑन टॉप। इंडिया पाकिस्तान मैच वैसे भी हाई प्रेशर होता है, हाउसफुल स्टेडियम, जो कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड का जो कैपेसिटी है वो भी ह्यूज है। तो उस प्रेशर में उतने बड़े क्राउड के सामने 15% चांस से इंडिया को एक मैच जितवाना हैज टू बी अमंग द बेस्ट, और वो भी वर्ल्ड कप में। तो डेफिनेटली वो इनिंग्स थी। मगर अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे और सेमीफाइनल की भी बात करेंगे तो विराट कोहली ने 40 बॉलों पे 50 बनाया था। अब 40 बॉल पे 50 टी20 फॉर्मेट में इस वक्त की क्रिकेट में बहुत ऑर्डिनरी माना जाएगा, अनलेस एंड अनटिल द पिच इज ऑफ दैट लेवल। हार्दिक पांड्या ने उसी पिच पे क्विक फायर 66 बनाया था उस सेमीफाइनल में। मगर जब इंग्लैंड ने चेस किया तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि इंडिया वर नॉट 10-15 बट एटलीस्ट 40-50 रन शॉट। इंडिया की 166 को इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट के 16-17 ओवर में चेस कर लिया था। तो आपको उस ग्राउंड पे, उस मैच में, उस पिच पे 200 के अराउंड टोटल बनाना था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको लेकर के ये बातचीत चल रही थी। मगर विराट कोहली ने पिछले आईपीएल में भी और इस आईपीएल में भी बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और विराट कोहली का जो वर्ल्ड कप का फॉर्म था, ओडीआई वर्ल्ड कप का, वो हम सबको याद है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग की थी उन्होंने, मैक्सिमम रन्स, इतनी सेंचुरीज। तो विराट कोहली को टीम से बाहर रखना
कोई सेंस नहीं बनाता। तो विराट कोहली डेफिनेटली टीम में है एंड आई थिंक रोहित शर्मा भी उनको बैक कर रहे हैं। अब बात ये उठ रही है कि विराट कोहली को ओपन करना होगा क्योंकि अब नंबर 3 नंबर 4 पे उनको बैटिंग नहीं करा सकते। रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर ओपनिंग बैटिंग करते हैं तो फिर ओपनिंग स्लॉट में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल इन सब की कोई जगह नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो कंसिडर करना है। रोहित शर्मा के बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी थी, 2021 में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी। पिछले 2 वर्ल्ड कप से उनकी परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में कोई खास नहीं रही है। इनफैक्ट अगर मैं पीछे जाऊं तो 2016 वर्ल्ड कप में भी T20 वर्ल्ड कप में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा पिछले कुछ सालों में ही इमर्ज्ड एज अ सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट और स्पेशली 2023 वर्ल्ड कप में जो उनकी बैटिंग थी वो फिनोमिनल थी और शायद वही वजह है कि उन्हें अभी इंडियन टीम की कैप्टनसी भी मिल गई प्लस आईपीएल में भी उनके लिए उतना शोर हो रहा है। अगर 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की होती तो आई थिंक सब कुछ बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही होती। अब रोहित शर्मा की जो ये बैटिंग में चेंज आई है, ये जो डेवलपमेंट आई है, जो रोहित शर्मा पहले दूसरे ओवर से ही छक्के चौके मार रहे हैं, ये बहुत रीसेंट चेंज है। नहीं तो पहले रोहित शर्मा भी अपना टाइम लेते थे, एटलीस्ट 3-4 ओवर लेते थे बिफोर ही स्टार्टेड स्ट्राइकिंग। अब रोहित शर्मा का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट हेल्प्स विराट कोहली, क्योंकि शर्मा और कोहली दोनों इंडियन टीम के लिए बहुत जरूरी है। अब दोनों अगर साथ में ओपन करते हैं तो रोहित शर्मा अपना वो अग्रेसिव रोल ले सकते हैं और विराट कोहली कैन टेक अप द रोल ऑफ अ ग्राइंडर और वो अपनी नॉर्मल टाइम ले सकते हैं। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि इंडिया पिछले 2 वर्ल्ड कप में केएल राहुल के साथ ओपनिंग में उतरता था, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल और वन डाउन विराट कोहली। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि केएल राहुल और विराट कोहली बिल्कुल सिमिलर है अपने अप्रोच को लेकर, दे आर नॉट पावर हिटर्स। और रोहित शर्मा भी काइंड ऑफ सिमिलर रोल में ही खेल रहे थे उस समय। अब रोहित शर्मा ने पिछले साल से ये चेंज लाया है अपने अंदर, जहां वो पहले दूसरे ओवर में ही चौके छक्के मारने लगते हैं। तो अब केएल राहुल की जगह नहीं बनती प्लेइंग 11 में, क्योंकि अगर विराट कोहली खेल रहे हैं तो सिमिलर प्लेयर नहीं खेल सकता। तो नंबर 3 की जगह बनती है स्काई की, जो वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन हैं, अग्रेसिव प्लेयर, पावर हिटर, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्होंने, उनकी स्ट्राइक रेट, एवरेज सब फेनोमिनल है। तो आई थिंक दिस इज द आइडियल नंबर 3, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 स्पॉट, अब ये स्पॉट आप कह सकते हो कि शायद एक विकेट कीपर बैट्समैन का है। अब केएल राहुल को नंबर 4 में T20 में खिलाना, आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन, क्योंकि केएल राहुल ऐसे प्लेयर नहीं है जो मिडिल ओवर्स में आते अग्रेसिवली खेल सके। ऑल्दो उनका एक्सपीरियंस बहुत हाई है, पिछले 2 वर्ल्ड कप T20 के वो खेल चुके हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बहुत बैकिंग है उनको। मगर इंडिया के पास 2 विकेट कीपर बैट्समैन के स्लॉट है। अब पहले ईशान किशन की बात करते हैं। अब ईशान किशन ओपनिंग में ही परफॉर्म करते हैं, तो ईशान किशन कैन बी अ बैकअप ओपनर कीपर। एंड उसके अलावा अगर आप ऋषभ पंत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऋषभ पंत ऑल्दो वो इंजरी से आए हैं मगर इस आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। वो एजाइल नजर आ रहे हैं एज अ विकेट कीपर, ऑल्सो बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। फिर संजू सैमसन है, क्यूरियस केस ऑफ संजू सैमसन, जो परफॉर्म करते हैं फिर इंडियन टीम में आते हैं, फिर परफॉर्म नहीं करते, फिर बाहर होते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं। अब वर्ल्ड कप में उनको ले जाना एक रिस्क है, क्योंकि संजू सैमसन ने T20 में ऐसी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है इंटरनेशनली जो वो कंसिडर किया जाए। आईपीएल में वो सालों से ऐसा ही परफॉर्म करते आए हैं, मगर इंडियन टीम में वो परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं होती। अगर वर्ल्ड कप के पहले कुछ मैचेस होते तो उन्हें ट्राई किया जा सकता था, मगर वर्ल्ड कप में मैं संजू सैमसन को ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो डायरेक्टली वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से नंबर 4 स्पॉट जो है वो एक क्यूरियस केस है। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत इज अ डेफिनेट, और ईशान किशन और केएल राहुल के बीच में इंडियन टीम को चॉइस करनी होगी, क्योंकि इंडिया के पास कोई और बैकअप ओपनर नहीं है फिलहाल, कंसिडरिंग कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को कंसिडर नहीं किया जाता, जो मुझे नहीं लगता कि किया जाएगा। तो ईशान किशन कैन बी दैट विकेट कीपर बैट्समैन, और डेफिनेटली आप ऋषभ पंत को लेके जाओगे।
ऑल्दो ईशान किशन की जगह पे मे बी केएल राहुल को कंसिडर किया जाए क्योंकि ही कैन बैट एट नंबर 4, ऑल्सो ही कैन ओपन द इनिंग्स। तो ये 3 कीपर्स में से 2 चूज होने हैं, पंत, राहुल और ईशान किशन, जिसमें से पंत इज डेफिनेट, ईशान किशन और केएल राहुल में से कोई एक सिलेक्ट होंगे। ये हो गई नंबर 4 तक की बात, जिसमें अभी फिलहाल हम 5 प्लेयर को लेके चल रहे हैं। 5 प्लेयर को लेके चल रहे हैं, शर्मा, कोहली, स्काई, ऋषभ पंत और ईशान किशन और केएल राहुल में से कोई एक। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अब ये रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मिडिल ओवर्स में और इवन एंड में फिनिशर का रोल करना है। अब रिंकू सिंह और शिवम दुबे, ये 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों इन फॉर्म है, मगर यहाँ पे रेयान पराग का भी नाम उठ के आ रहा है क्योंकि रेयान पराग एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं इस आईपीएल के पहले डोमेस्टिक सीजन में भी, और आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ही इज फिनिशिंग द गेम्स, इट्स नॉट जस्ट कैमियोज, ही इज फिनिशिंग द गेम, ही इज कमिंग नॉट आउट। बड़े बड़े बॉलर्स को उन्होंने अटैक किया है, स्पिनर्स को उन्होंने मिडिल ओवर्स में अटैक किया है, एंड में उन्होंने एक्सेलरेट किया है। तो रियन पराग इज ऑल्सो इन द मिक्स। तो इन 3 में से 2 को सिलेक्ट होना है। रिंकू सिंह इज अ डेफिनेट गिवन। अब शिवम दुबे और रियन पराग में से कौन सिलेक्ट होता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब नंबर 6 और 7 की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या को जितनी भी गालियां पड़ रही हो, हार्दिक पांड्या की जैसी भी परफॉर्मेंस हो रही हो, आप हार्दिक पांड्या के बिना फिलहाल वर्ल्ड कप की टीम नहीं बना सकते क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में है ही नहीं। हार्दिक पांड्या के ऊपर यही क्वेश्चन उठाया था अगर ने कि वो बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पहले 2 मैचेस के बाद उन्होंने बॉलिंग करना बंद कर दिया था, उन्हें कुट पड़ रही थी। फिर वो बॉलिंग करने लगे, लेकिन वो फिलहाल उन्हें कुट पड़ रही है। अब वैसे तो लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को मार पड़े, मगर इंडियन टीम को हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड कप में। तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं इंडिया उसे फिट करेगी, बिना उनके टीम शायद नहीं बन पाएगी, अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स इंजर्ड। तो हार्दिक पांड्या रहेंगे। वो हो जाते हैं आईपीएल के दौरान, वो 100% फिट होते हैं, मगर उसके आगे पीछे वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो कह नहीं सकते। जडेजा एंड अक्षर, ये दोनों आई थिंक सिलेक्ट होंगे, या इनमें से कोई एक तो डेफिनेटली सिलेक्ट होना ही है। जडेजा इज डेफिनेटली अ गिवन, कंसिडरिंग कि उनकी फील्डिंग बहुत तगड़ी है। बैटिंग वाइज भी फिलहाल अक्षर पटेल का फॉर्म कोई खास नहीं है, और जडेजा ने अभी कल के मैच में ही एक 40 बॉल 57 की इनिंग्स खेली है, तो दे आर अ गिवन। स्पिन बॉलिंग में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होऊंगा अगर चहल को सिलेक्ट नहीं किया गया। वो पिछले आईपीएल में भी उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी, और इस आईपीएल में वो पर्पल कैप रिसीव कर चुके हैं। फिलहाल वो सेकंड पे हैं बिहाइंड बुमराह, मगर नो सरप्राइजेस कि वो शायद आगे जाके फिर से पर्पल कैप ले लें। अगर वो नहीं भी लेते तो ही विल बी अमंग द टॉप 3 बॉलर्स। तो ऐसे बॉलर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ही इज इंडियाज नंबर 1 T20 स्पिनर। ऑल्दो कुलदीप के नाम उठती है, कुलदीप के बारे में बात होती है, मगर कुलदीप इज अ मोर टाइम टेकिंग बॉलर। आई थिंक उनके लिए टेस्ट और T20 और ओडीआई फॉर्मेट ज्यादा सूटेड है। T20 में चहल का होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से चहल और कुलदीप के दोनों स्पिनर्स होने चाहिए। रवि बिश्नोई रिसेंटली नंबर 1 T20 स्पिनर बन गए थे, T20 बॉलर बन गए थे इनफैक्ट, मगर रवि बिश्नोई की आईपीएल फॉर्म बहुत खराब रही है। टू बी फ्रैंक, उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, वो एक गेम चेंजर बन के निकल के नहीं आए। मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे थे रवि बिश्नोई से कि शायद वो इस आईपीएल में डोमिनेट करते नजर आएंगे, शायद वो पर्पल कैप के कंटेंडर होंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी इकोनॉमी भी बहुत हाई है। तो फिलहाल आई थिंक चहल और कुलदीप एक्सपीरियंस वाइज भी और फॉर्म वाइज भी फिलहाल इंडियन टीम में सबसे सूटेड है। 2021 में इंडिया ने यही गलती की थी कि चहल की जगह पे वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर को लेके गए थे। इनफैक्ट रविचंद्रन अश्विन को भी ले आए थे, और वो सब पिट गए थे और इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गई थी। तो इस बार चहल को छोड़ने की गलती इंडिया को नहीं करनी चाहिए। अब यहां एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। इंडिया की पेस बॉलिंग, जिसके बारे में बहुत बातें हुई थी, इनफैक्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंडिया की पेस बॉलिंग की तारीफ हर कोई कर रहा था, मगर मोहम्मद शमी इंजर्ड है और सिराज आउट ऑफ फॉर्म है। बुमराह अपनी पीक फॉर्म पे है। बुमराह ने ओडीआई और वर्ल्ड कप और उसके पहले एशिया कप में तो फिनोमिनल बॉलिंग की ही, उसके बाद टेस्ट मैचेस में भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और अब T20 में भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। पर्पल कैप होल्डर हैं,
इकोनॉमी लेस देन 6 इकोनॉमी में वो बॉलिंग कर रहे हैं और मुंबई के 7 मैचेस हो चुके, तो आप इमेजिन कर सकते हो बुमराह किस फॉर्म में है। लेकिन बुमराह को सपोर्ट करेगा कौन? अर्शदीप आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं कंप्लीटली, इस आईपीएल में उनका जीरो इम्पैक्ट है। जब बॉलिंग करने आ रहे हैं वो पिट रहे हैं, उनकी इकोनॉमी 9-10 के अराउंड है, विकेट्स भी नहीं। सिराज उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है टीम से, शमी इंजर्ड है, इंडिया के पास दूसरा पेस बॉलर तक नहीं है। इस वजह से भी हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इंडिया के पास या तो इंडिया को कोई नया बॉलर ट्राई करना होगा या उन्हें बैक करना होगा अर्शदीप को, क्योंकि फिलहाल और कोई ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे। खलील अहमद कुछ फॉर्म में है, उन्होंने कुछ विकेटें ली हैं, मगर खलील अहमद इंटरनेशनली उनकी इकोनॉमी बहुत हाई रही है और उनको खिलाना एक रिस्क हो सकता है। हर्षल पटेल अगेन डेथ बॉलिंग में वो ठीक कर रहे हैं, मगर हर्षल पटेल अगेन एक ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने काफी रन्स लीक किए हैं। इस आईपीएल में भी उनकी इकोनॉमी हाई है, विकेट्स लिए हैं उन्होंने। अब इंडिया को यहाँ पर एक टफ डिसीजन लेना होगा। 2 पेस बॉलर्स इंडिया को लेने होंगे जो सारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं फिलहाल। कोई फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है आईपीएल में जो जबरदस्त फॉर्म में हो, जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा। अब हर्षित राणा, आवेश खान, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं, मगर इनकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ना के बराबर है या बहुत कम है। अब इंडिया क्या आवेश खान को बैक करेगा डेथ बॉलिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ इंटरनेशनल्स भी खेले हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है, या इंडिया फिर स्टिल सिराज और अर्शदीप को बैक करेगी। सिराज की तो फॉर्म बहुत ही पुअर रही है। अब देखना होगा, मे बी सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल में कुछ इंप्रूवमेंट आए, मगर टीम सिलेक्शन एक वीक में होना है, ये मैं आपको याद दिला दूं। तो अगले 2-3 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है सिराज, अर्शदीप, इन सब के लिए। बुमराह इज अ डेफिनेट गिवन। तो कुल मिलाकर फिलहाल इंडिया की जो टीम नजर आ रही है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव टॉप 3, ऋषभ पंत, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, योर 4, 5, 6, जडेजा एट 7, कुलदीप एट 8, चहल एट 9, बुमराह एट 10, पॉसिबली अर्शदीप एट 11। ये आपकी एक प्रॉपर 11 है। और 4 सब्सटीट्यूट जो आप लेके जा रहे हो, एक आपको विकेट कीपिंग सब्सटीट्यूट लेना होगा, क्योंकि अगर ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाते हैं तो यू नीड अ विकेट कीपर। तो आपको ईशान किशन या केएल राहुल में से किसी एक को कैरी करना होगा। शिवम दुबे और रियान पराग में से किसी एक को मिडिल ओवर्स के लिए कैरी करना होगा। अक्षर पटेल वो मे बी हार्दिक और जडेजा दोनों के रिप्लेसमेंट में काम कर सकते हैं। और एक और फास्ट बॉलर इंडिया को लेना होगा, जो मे बी सिराज, मे बी आवेश खान, मे बी हर्षल पटेल, यू नेवर नो। तो ये कुछ डिसीजंस हैं जो रोहित शर्मा और अजीत अगरकर को लेना होगा। राहुल द्रविड़ की डेफिनेटली इनपुट्स रहेंगी, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। ये मैंने अपनी 15 मेंबर स्क्वाड आपको बता दी है। जो 11 मैंने बताया था, आई विल बैक ईशान किशन एट 12 एज द 12th मैन। 13th में मैं कहूंगा कि आप शिवम दुबे को लेके जाएं, क्योंकि रियान पराग की कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। शिवम दुबे ने कुछ इंटरनेशनल गेम्स खेले हैं, तो मे बी शिवम दुबे एट 13। 14th में मैं कहूंगा कि अक्षर पटेल को आपको रखना होगा, वो स्पिनर एज वेल एज मिडिल ऑर्डर बैटिंग में काम आ सकते हैं। और पेस बॉलिंग में आई वुड से आवेश खान करंटली लुक्स बेटर देन सिराज। आवेश खान ने कुछ मैचेस में अच्छी डेथ बॉलिंग की है। सिराज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, मे बी इज एग्जॉस्टेड, ही हैज प्लेड टू मच क्रिकेट। तो आई वुड से आवेश खान एंड अर्शदीप डेफिनेटली हैज टू गो, बिकॉज ही इज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ T20 इंटरनेशनल। सो उन्होंने इंडिया के लिए पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट सारे T20 मैचेस खेले हैं, 40+ T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, तो यू हैव टू बैक अर्शदीप। सो दिस इज माई 15। आप लोगों को इसमें क्या चेंज लगता है कमेंट में डेफिनेटली मुझे बताओ कि ये होना चाहिए। तो ये टीम जब अनाउंस होगी तो फिर से इस बारे में बात करेंगे, मगर अब इंडिया के बारे में बात बंद करते हैं और बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल ऑलमोस्ट अपने मिड पॉइंट पे आ चुका है, सारी टीम 7-7 मैच खेल चुकी हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे अलग से पूछा और बोला कि आप अपने वीडियो में ये एक्सप्लेन करना
कि टोटल अगर 10 टीमें हैं तो हर टीम के बाकी 9 टीम्स के साथ एक होम एक अवे, तो 18 मैचेस होने चाहिए। मैंने कहा नहीं, 14 ही मैचेस हैं हर टीम के। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक लॉटरी सिस्टम होती है जिसमें कि कुछ टीम को कुछ मैचेस किसी किसी अपोनेंट के साथ सिर्फ एक बार खेलना है। जैसे मुंबई और केकेआर ये सिर्फ एक मैच खेलेंगी, दो नहीं। ठीक है, तो कुछ टीम्स आपस में 2 बार खेलेंगी, लेकिन कुछ एक ही बार खेलेंगी, क्योंकि टोटल विंडो जो आईपीएल की है वो फिक्स्ड है। नंबर ऑफ मैचेस हम बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हर टीम को 14 ही मैच खेलने हैं। इट्स अनफेयर, मगर ये लॉटरी सिस्टम है और ये ऐसे ही होता है। इसीलिए अभी जो टीम्स अपनी 7-7 मैच खेल चुकी हैं वो ऑलरेडी अपने मिड पॉइंट पे हैं। 9 मैचेस पे मिड पॉइंट नहीं है। 18 लीग मैचेस सबको नहीं खेलने, सबको 14 ही खेलने हैं। अब इस 14 में से जो भी टीम्स 10 में से टॉप 4 में जाएंगी वो क्वालिफाई करेंगी। टॉप 2 उनको 2 मौका मिलता है। वो पहले एक क्वालिफायर खेलते हैं, जो जीतता है वो फाइनल में जाता है टॉप 2 में से, और जो हारता है वो वेट करता है थर्ड और फोर्थ के एलिमिनेटर का। थर्ड फोर्थ में जो हारता है वो उसी वक्त एलिमिनेट होके फोर्थ हो जाता है, और फिर ये दोनों क्वालिफायर 2 खेलते हैं और इनके बीच का विनर फिर फाइनल खेलते हैं। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स श्योर और सर्टेन दिख रही है। दे आर द टेबल टॉपर्स। 7 में से 6 मैचेस जीत चुकी है वो, और उनका जो ओवरऑल फॉर्म रहा है वो एक्सेप्शनल है। उनके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, उनकी टीम फॉर्म में है। अगर मैं उनकी टीम की बात करूं, जॉस बटलर 2 सेंचुरी बना के 2 सक्सेसफुल चेस कर चुके हैं, जिसमें से कि दूसरा चेस केकेआर के खिलाफ था, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। यशस्वी जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म है और वो टीम के वीकेस्ट लिंक फिलहाल है। मगर यशस्वी जायसवाल जितनी भी देर खेलते हैं वो कोशिश करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट पुअर नहीं रहता है। नंबर 3 पे संजू सैमसन है, जो आईपीएल के एक लेजेंड है। ऑलरेडी आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस फिनोमिनल है। वो विकेट कीपर हैं, टीम के कैप्टन है। नंबर 4 पे रेयान पराग। रेयान पराग की फॉर्म इस आईपीएल में आप देख चुके हो कि कैसी है। तो रियान पराग इंडियन टीम में भी इलेक्ट होने के ऑलमोस्ट बहुत करीब है। तो रियान पराग एट नंबर 4। शिमरन हेटमायर, रॉबमन पॉवल, 2 वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स। बॉलिंग में रविचंद्रन अश्विन और चहल। अश्विन की बॉलिंग थोड़ी ऑन एंड ऑफ रही है, मगर अश्विन को एज एन ऑलराउंडर यूज किया जा रहा है, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, और बैटिंग में भी वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान। तो इनकी टीम में बहुत ज्यादा वीक लिंक्स नहीं है। मे बी शायद एक चौथा पांचवा बॉलर है जिनको आप अटैक कर सकते हैं। मे बी यशस्वी जायसवाल एक लिंक है जिसको आप अभी फिलहाल अटैक कर सकते हैं, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत आगे दिख रहे हैं बाकी टीम से। 2 साल पहले भी सिमिलर परफॉर्मेंस थी। बटलर ने 4 सेंचुरी बनाई थी, लेकिन वो फाइनल में गुजरात टाइटन से हार गए थे। इस बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी राजस्थान रॉयल्स को नहीं मिलेगी ट्रॉफी जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल से उन्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो बिजनेस एंड में जाके फ्लंक ना करें। जैसे ही सर्टन होता है कि वो टॉप 2 पोजीशंस में आएंगे, मे बी शायद उनको अपने प्रीमियम बैट्समैन बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हैं वो, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, काफी गर्मी है। मे बी ट्रेंट बोल्ट को किसी एक आध मैच में रेस्ट मिल दे सकते हैं। मे बी यशस्वी जायसवाल की रिप्लेसमेंट्स को भी ट्राई करना चाहिए इन्हें, क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल ऐसे ही फॉर्म में रहे तो ये बिजनेस एंड पे डिफिकल्ट हो सकता है उनके। तो फिलहाल तो राजस्थान रॉयल्स को मैं डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और मैं कहूंगा कि बचे 7 मैचेस में उन्हें सिर्फ 2 या 3 मैच जीतने हैं एंड दे विल बी श्योरली थ्रू, क्योंकि 7 में से 6 जीते हैं वो, और जो एक मैच वो हारे थे वो आखिरी बॉल पे गुजरात टाइटन से हारे थे। तो कहीं ना कहीं वो शायद 100% रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते थे, 7 आउट ऑफ 7, बट स्टिल दे आर फार अहेड ऑफ एवरी अदर टीम। द क्लोजेस्ट सेकंड टीम विच इज देयर इज केकेआर। केकेआर ने 2 मैचेस हारे हैं, मगर जो केकेआर की डिसीजन है, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। उनका जो नया मैनेजमेंट है, उन्होंने सुनील नारायण को बैक किया।
बैक किया कि सुनील नारायण को वापस से ओपनिंग स्लॉट देना चाहिए। फिल सॉल्ट भी एक अग्रेसिव इंग्लैंड के प्लेयर है जिसको मतलब आइडियली आई थिंक आरसीबी या किसी वीक टीम में वो होते तो उनको शायद बेंच पे ही रखा जाता, मगर केकेआर ने बैक किया फिल सॉल्ट को एज अ टी20 स्पेशलिस्ट और फिल सॉल्ट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। विकेट कीपर भी हैं वो, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। कहीं ना कहीं सुनील नारायण ने उनको ओवर शैडो कर दिया है, मगर उनके जो जोड़ी है सुनील नारायण के साथ वो एक्सेप्शनल है। सुनील नारायण ने पिछले 3 आईपीएल सीजन में लेस देन 10 के एवरेज से बैटिंग की है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। 2 साल पहले उनका पूरे आईपीएल का एवरेज 3 का था, 3, यस। उसके पहले 7 का और शायद पिछले सीजन में 9 का। आखिरी हाफ सेंचुरी जो उन्होंने बनाई थी वो बनाई थी 2020 के आईपीएल में, वो भी नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए। मगर इस आईपीएल में उन्हें वापस ओपनिंग भेजा गया और मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ना ही सुनील नारायण ने पावर प्ले में अग्रेसिव बैटिंग दिखाई, बल्कि वो लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं और तेज स्ट्राइक रेट पे। उन्होंने अपनी पहली टी20 सेंचुरी बनाई। इमेजिन, सुनील नारायण ने सेंचुरी बनाई और एक 86 की इनिंग्स खेली। उसके अलावा भी उनकी जबरदस्त कैमियोज रहे हैं, एक और हाफ सेंचुरी भी रही है। तो सुनील नारायण फिलहाल इस टीम के एक्स फैक्टर बने हुए हैं, क्योंकि सुनील नारायण की बॉलिंग आज भी वैसी ही है। 4 ओवर में वो 30 रन से ज्यादा नहीं देते और 1 या 2 विकेट भी निकाल लेते हैं। अब इमेजिन अ बॉलर हु इज दैट गुड एंड ही कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग। आंद्रे रसेल कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बैटिंग में एक आध कैमियोस खेले हैं, मगर कंसिस्टेंसी नहीं है। बॉलिंग में भी कुछ अच्छे स्पेल्स हैं, मगर अगेन कंसिस्टेंसी नहीं है। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, मगर उसके अलावा बॉलिंग फॉर्म उनकी अभी भी कोई खास नहीं है। बॉलिंग वाइज उनको 1 या 2 ओवर में ट्राई किया जाता है और वो अच्छा करते हैं तभी उन्हें आगे बॉलिंग दी जाती, तो उनका रोल भी कोई बहुत डिफाइंड नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी रघुवंशी जो एक यंगस्टर को ट्राई किया केकेआर ने नंबर 3 पे, वो भी बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। तो क्रेडिट देना होगा केकेआर मैनेजमेंट की टैलेंट हंट को कि उन्होंने एक ऐसे यंगस्टर को बैक किया जिसके सिर्फ टी20 में 10 मैचेस हैं, सिर्फ 10 टी20 मैचेस खेले उसने डोमेस्टिक में, और उनको केकेआर में आईपीएल में नंबर 3 पे ट्राई किया उन्होंने, जस्ट बिकॉज उन्होंने उसमें टैलेंट देखा। श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस नॉर्मल एवरेज रही है। वेंकटेश अय्यर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, मगर दे आर एक्सपीरियंस्ड आईपीएल प्लेयर्स, इंटरनेशनली भी काफी खेले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट मगर केकेआर की ये एक वीक लिंक आप कह सकते हो कि शायद उनकी मिडिल ऑर्डर उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रही। फिलहाल सुनील नारायण ही सारा बर्डन उठा रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो राजस्थान रॉयल्स से थोड़े पीछे चल रहे हैं। अब उनकी जो बॉलिंग की बात है, मिचेल स्टार्क सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं फिलहाल इस आईपीएल में। एक ऐसे बॉलर जिन पे 25 करोड़ अमाउंट ऑलमोस्ट खर्च किया गया, ऑलमोस्ट 25 करोड़, और ना वो विकेट लेते हैं, ना वो इकोनॉमिकल है, ना बैट्समैन उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। जैसे राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, ये सब जब बॉलिंग करने आते हैं तो कई बार ऑपोजिशन का ये प्लान होता है कि हम इनके सारे ओवर्स शांति से खेल लेते हैं, 6-7 रन पर ओवर, भले हम ज्यादा तेज रन ना बनाए मगर इन्हें विकेट नहीं देंगे। मगर मिचेल स्टार्क के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मिचेल स्टार्क को 10-12 रनों पर ओवर के हिसाब से पीटा भी जा रहा है और वो विकेट भी नहीं लेते। एक मैच में शायद उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, मगर आधा आईपीएल हो गया है, सिर्फ 1 या 2 अच्छे परफॉर्मेंस, 25 करोड़ खर्च हुए हैं। आई एम श्योर कि उन्हें रिलीज किया जाएगा, अगली बार शायद उन्हें पिक भी नहीं किया जाएगा, या अगर कोई पिक करेगा तो मुझे नहीं लगता वो 4 या 5 करोड़ से ऊपर उनके ऊपर खर्च करेगा, जो कि होना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी मिचेल स्टार्क पेस ट्रायो में वीकेस्ट रहे हैं। मैं पिछले साल एशेज देखने गया था, तो एक ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर के साथ बैठा था और एक डिस्कशन के दौरान उसने बताया कि मिचेल स्टार्क ऑलवेज पिक्स अप द वीकेस्ट विकेट्स, कुछ एंड के विकेट, कुछ वीकर बैट्समैन के विकेट। जो टफ विकेट्स हैं वो पैट कमिंस लेते हैं। हेजलवुड ओपनिंग में अच्छी स्पेल डाल के ओपनिंग बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं। सेट बैट्समैन को आउट करने का काम हेजलवुड का है।
तो मिचेल स्टार्क पे सिर्फ रेपुटेशन पे इतने पैसे खर्च करना, फॉर्म को नहीं देखना, कहीं ना कहीं ये वीकनेस साबित हुई है केकेआर की। हर्षित राणा इनफैक्ट एक अच्छे प्रोस्पेक्ट बन के निकल के आए हैं, जिनकी वजह से फिलहाल केकेआर ने एक मैच तो सनराइजर्स के खिलाफ जीता ही, बट ओवरऑल भी वो टिके हुए हैं। ये आपकी टॉप 2 टीम्स हैं, मगर सनराइजर्स हैदराबाद के भी 6 में से 4 विक्ट्रीज हैं और 2 लॉस है। स्टार्टिंग में उनको अपना बैलेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि इतने सारे पावर हिटर्स थे, कहीं ना कहीं वो इंटेंट नहीं था, वो केमिस्ट्री नहीं थी। मगर लास्ट 3 मैचेस से जो टीम की परफॉर्मेंस है और जो बैलेंस, जो केमिस्ट्री नजर आ रही है, आई थिंक हर प्लेयर को अपना रोल समझ में आ गया है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये ओपनिंग करने आते हैं। अभिषेक शर्मा अभी इंटरनेशनल तो नहीं है, मगर वो बिल्कुल ट्रेविस हेड की स्ट्राइक रेट को मैच करते हैं। वो बड़ी इनिंग्स अभी फिलहाल उनकी मिसिंग है, लेकिन अगर कोई प्लेयर आपको 12 बॉलों पे 37 दे सकता है, 10 बॉलों पे 28 दे सकता है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, नोइंग की पूरी मिडिल ऑर्डर फायर हाउस है, फायर पावर से भरी पड़ी है, तो आपको क्रेडिट देना होगा अभिषेक शर्मा को भी। ट्रेविस हेड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी, और आईपीएल में उन्होंने जो इनिंग्स खेली उस दिन, आउटस्टैंडिंग। अ सेंचुरी वर्सेस आरसीबी इन बैंगलोर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, मैच खत्म कर दिया उन्होंने। एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन ने तो 2-3 एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स खेली है, मगर एडन मार्करम फिलहाल थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। उनकी जगह पे मे बी उनकी जगह पे मार्को यानसन खेल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मार्को यानसन भी एक अग्रेसिव हिटर है, साथ में एक टॉल लेफ्ट आर्म पेस बॉलर। एड टू इट पैट कमिंस, उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है, मगर ही इज नॉट एज बैड एज मिचेल स्टार्क, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। उनकी इकोनॉमी डिसेंट रहती है, वो 30-35 रन के अराउंड देते हैं, 1 या 2 विकेट ले रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उनके ऊपर भी जो बैंक बैलेंस खर्चा हुआ था उस हिसाब की परफॉर्मेंस नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर वो एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहे हैं, टीम को साथ लेके चल रहे हैं, अब इस तरीके की टीम को कंट्रोल करना भी एक जॉब है, क्योंकि ये टीम ऐसा नहीं है कि इट्स एन इजी टू कंट्रोल टीम। जिस टीम में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स, इतने बड़े प्लेयर्स हो, उस टीम को कंट्रोल करने के लिए आपकी वो रेपुटेशन होनी चाहिए कि आप ऐसे प्लेयर्स को कंट्रोल कर सको। उनकी मिडिल ऑर्डर में फिलहाल अब्दुल समाद भी अच्छी परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। इज अ पावर हिटर, और इतने पावर प्लेयर्स के बाद उनका रोल 10-12 बॉलों का ही रह जाता है, एंड ही इज केपेबल इनफ टू गो आउट देयर एंड स्मैश द बॉलिंग अराउंड। सेम गोज विथ नीतीश रेड्डी, जो कि फिलहाल वन ऑफ द यंग फाइंड्स ऑफ आईपीएल रहे हैं, पावर हिटर, साथ ही साथ जो बॉलिंग भी कर सकते हैं। शाहबाज अहमद, जो आरसीबी के लिए लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते थे, इंडियन टीम में भी आए, वो भी हैं। तो ये सारे प्लेयर्स वैसे हैं जो बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेलते, लेकिन ये 10-12 बॉलों पे जो इंपैक्ट इनिंग्स है वो खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नीतीश रेड्डी ने हवेवर एक बड़ी इनिंग्स भी खेली है, मगर वो यंग है, तो फिलहाल ये बर्डन जो है ये टॉप 4-5 को ही लेना है, और नीतीश रेड्डी की शायद टूर्नामेंट में मेजर रोल कैमियोज का ही रहेगा, रादर देन प्लेइंग आउट 30-40 बॉल्स। तो फिलहाल तो उनकी टॉप ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। कमिंस इज ऑल्सो केपेबल विद द बैट, केपेबल टू स्मैश सिक्सेस। भुवनेश्वर कुमार ऑन एंड ऑफ रहे हैं, वो 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, स्विंग बॉलिंग की है, जहां पे थोड़ी फास्ट बॉलर को सपोर्ट रहा है, लेकिन जहां पे फ्लैट पिचेस हैं वहां भुवनेश्वर में कोई जान नजर नहीं आई, इसीलिए शायद उनका नाम मैंने वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं लिया। हालांकि वो खेल चुके हैं इसके पहले इंडिया के लिए वर्ल्ड कप, मगर फिलहाल भुवनेश्वर की वो फॉर्म नहीं है, ना वो पेस है कि उन्हें इंडियन टीम में वापस लाया जाए। नटराजन, जो इंडियन टीम के लिए सिर्फ एक ब्रीफ पीरियड के लिए खेले थे, मगर आईपीएल में वो शानदार बॉलिंग करते हैं। उनका कंट्रोल, उनके यॉर्कर्स फिलहाल टॉप नॉच है। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कमी है सनराइजर्स में, मैं कहूंगा वो है उनकी कोई वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर शायद उनकी टीम में मिसिंग है। मार्कंडे हैं, मगर वो फ्लैट पिचेस पे क्या करेंगे, क्या वो इतने यूजफुल होंगे, ये देखना बाकी है।
तो फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद के 6 में से 4 विक्ट्री हैं, और जिस तरह से उनकी फॉर्म है, जिस तरह से उनका कैलिबर है, मैंने उनको आईपीएल के पहले डार्क हॉर्सेस प्रेडिक्ट किया था, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मैंने सही प्रेडिक्ट किया था। अगले 8 मैचेस में उनको शायद 4 मैचेस जीतने होंगे टू इंश्योर। और उन्होंने जिस तरीके की रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग की है, पहले मुंबई के खिलाफ 277 बनाया, हाईएस्ट एवर आईपीएल स्कोर, और 15 दिन के अंदर आरसीबी के अगेंस्ट उस रिकॉर्ड को तोड़ के 287 बनाया। शायद वो पहली टीम बन सकते हैं जो 300 भी बना सके एक T20 मैच में। We have to see. Sunrisers is definitely the team to watch out for. Entertaining, and फिलहाल उनकी इंटेंट और केमिस्ट्री नजर आ रही है। तो आई वुड से दैट सनराइजर्स हैदराबाद इज डेफिनेटली वन ऑफ द कंटेंडर्स। वो बहुत क्लोज जाएंगे, लास्ट मैच तक में भी शायद वो बने रहेंगे कॉन्टेस्ट में। सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। नाउ चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो हमेशा से टॉप 4 में बनी रहती है, कहीं ना कहीं से दे विल फाइंड वेज टू विन, ऑल थैंक्स टू द लेजेंड थाला महेंद्र सिंह धोनी। इस बार धोनी विंटेज बैटिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले 2-3 सीजन से वो बैटिंग में बहुत स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था ये आईपीएल आखिरी होगा, ये आईपीएल आखिरी होगा। मगर कहीं ना कहीं क्योंकि चेन्नई जीत जाती थी, मैनेजमेंट उन्हें बैक करता रहता था, और इस आईपीएल में तो उनकी बैटिंग फॉर्म एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हाउएवर टीम की परफॉर्मेंस मिक्स्ड रही है, स्टार्टेड ऑफ वेल, मगर आरसीबी को हराया, उसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस को हराया, मगर 1-2 मैचेस हारे, कल लखनऊ से बुरी तरह से हार गए। प्लेयर्स विथ ह्यूज रेपुटेशन बहुत नहीं है इस टीम में। ऋतुराज गायकवाड़ इनके कैप्टन है, जो शायद इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड के कंसिडरेशन में भी नहीं है। रविंद्रा, जिनको की ओडीआई फॉर्म की बेसिस पे लाया गया था, स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं पहले 2 मैचेस के बाद। डेवॉन कॉनवे का कुछ पता नहीं वो कब अवेलेबल हैं खेलने के लिए। रहाने हैं उनकी टीम में, जो कि अभी फिलहाल इंडियन टीम से बाहर है, उनको T20 का स्पेशलिस्ट कभी माना भी नहीं जाता था। मोइन अली कुछ मैचेस खेल रहे हैं, कुछ में बाहर हैं। जडेजा हैं, धोनी बस लास्ट के 2-3 ओवर में आते हैं। तो इनकी टीम में शिवम दुबे है जो सारा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जब शिवम दुबे फेल होते हैं तो इनकी टीम भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। शिवम दुबे के भी परफॉर्मेंस की क्रेडिट कहीं ना कहीं थाला को जाती है, क्योंकि थाला ने काफी उन्हें कुछ अच्छे टिप्स दिए हैं, जो कि शिवम दुबे ने कन्फेस भी किया है कि थाला की टिप्स के बाद उन्हें काफी कॉन्फिडेंस आया है, जो वो मिडिल ओवर्स में भी इतना अटैक कर पाते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि आगे के टूर्नामेंट में ये कैसे जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जो इनके बेस्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के, वो वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से पहले 2-3 T20 इंटरनेशनल सीरीज है, जिम्बाब्वे के साथ, आयरलैंड के साथ में भी शायद वो, और यूएस भी पहले जा रहे हैं, वहां कनाडा या यूएस के साथ उनकी कुछ सीरीज है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्लियर इंडिकेशन है कि कोई भी इंटरनेशनल मैच हो तो उनके प्लेयर्स को आईपीएल छोड़ के वहां आना है। तो मुस्तफिजुर रहमान चले जाएंगे 1 मई को, उसके बाद उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक हो जाएगी। हालांकि ड्वेन ब्रावो ने काफी काम किया है, तुषार देशपांडे की डेथ बॉलिंग काफी इंप्रूव हुई है, मगर कहीं ना कहीं दीपक चहर की पुअर परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर रही है टीम को। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट मुस्तफिजुर रहमान के जाने के बाद वीक हो जाएगा, तो बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में ये डिफिकल्ट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी चेन्नई के लिए। तो फिलहाल उनकी सिचुएशन मिक्स्ड है, आगे टूर्नामेंट में उनके लिए चीजें और मुश्किल ही होंगी आई वुड से। तो मे बी चेन्नई, आई वुड नॉट से, आर कंफर्म्ड टू क्वालिफाई। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। नाउ लखनऊ सुपर जायंट्स सडनली मिड सीजन आउट ऑफ फॉर्म चली गई। पहला मैच वो हार गए थे वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, ऑफ कोर्स टेबल टॉपर्स, मगर उसके बाद वो बैक टू बैक 3 मैचेस जीते। आरसीबी को हराया, पहली बार गुजरात टाइटंस को हराया तीसरे आईपीएल में जाके, पंजाब को हराया, और ऐसा लगा कि लखनऊ इस बार सही जा रही है। मगर सडनली उनका जो परफॉर्मेंस है वो खत्म हो गया। ऐसा लगा कि मानो वो सडनली मिड सीजन आउट ऑफ फॉर्म चले गए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, जिसमें कि वो 167 बना पाए, ऑल थैंक्स टू
अ कैमियो बाय आयुष बदोनी। उसके बाद वो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगले मैच में भी नजर आई। फिर उन्होंने चेन्नई को हराया। टीम में उनकी जान है, मगर जो मयंक यादव उनकी टीम से सडनली चले गए हैं, ये एक प्रॉब्लम हो गई है। मयंक यादव 150 प्लस की स्पीड से शानदार बॉलिंग करते थे। मयंक यादव ने 2 मैचेस बैक टू बैक इनको जितवाए, मैन ऑफ द मैच रहे। और वहां से ऐसा लगा कि लखनऊ अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई, मगर फिलहाल लखनऊ थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। उनके ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं, फिर सडनली कृणाल पांड्या बहुत रन लीक करने लग जाते हैं। निकोलस पूरन अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है विद बैट एंड बॉल। तो ये दोनों ऑलराउंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बॉलिंग वाइज लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं। और पिछले मैच में भी हमने देखा कि यश ठाकुर, मोहसिन खान, ये सब यंगस्टर्स हैं। ये बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में बहुत रिस्की हो जाएगा इनकी परफॉर्मेंस। उसके अलावा जो रवि बिश्नोई है, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है। तो उनके बॉलर्स को स्टेप अप करना होगा अगर गोइंग फॉरवर्ड लखनऊ को टॉप 4 में क्वालिफाई करना है। आई वुड स्टिल गिव देम अ बेटर चांस देन चेन्नई सुपर किंग्स, बट ऑफ कोर्स फॉर्म फैक्टर विल मैटर। केएल राहुल की परफॉर्मेंस भी एवरेज रही है। अगर पिछले मैच में जो चेन्नई के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने और डिकॉक ने, अगर वो फॉर्म वो मेंटेन कर पाते हैं तो फिर लखनऊ डेफिनेटली हैज अ बिग बिग चांस टू क्वालिफाई फॉर टॉप 4। मगर ये टॉप 2 के कंटेंडर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की इनकी बॉलिंग है, आई एम नॉट श्योर कि वो अगले 7 मैचेस में 5 या 6 जीत पाएंगे। बट डेफिनेटली 3 मैचेस जीत के वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गुड चांस फॉर लखनऊ नाउ टू क्वालिफाई। केएल राहुल के लिए भी वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केएल राहुल अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रख सकते हैं तो इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो केएल राहुल को बहुत भरोसा रखती है। केएल राहुल का एक्सपीरियंस भी ऑल फॉर्मेट्स में बहुत ह्यूज है, तो मे बी ही कैन बी कंसिडर्ड। सो विल सी कि लखनऊ की परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड कैसे रहती है। अब बात करते हैं, ये तो टॉप 5 हो गए, अब बात करते हैं बॉटम 5 की। ये वो टीम्स थी जिनके बॉटम 5 की जर्नी अपने आप में काफी एंटरटेनिंग है। बॉटम 5 में 3 ऐसी टीम्स हैं जो अभी भी कंपटीशन में हैं एक तरीके से। गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। पंजाब और आरसीबी इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं इन तीनों के बारे में। इनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। गुजरात टाइटंस कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शायद इस बॉटम 5 में आएंगे, क्योंकि पिछले 2 बार से वो आईपीएल के फाइनलिस्ट रहे हैं। पहले एडिशन जो उन्होंने खेला था उसी में वो विनर रहे, और अगले एडिशन में वो फाइनल में आखिरी बॉल पे चेन्नई सुपर किंग्स से हारे। इस बार उनका कैप्टन हार्दिक पांड्या उन्हें छोड़कर मुंबई इंडियंस में घुस गया या भाग गया। इसमें सिर्फ हार्दिक पांड्या को ब्लेम नहीं कर सकते। गुजरात की मैनेजमेंट ने भी कुछ ना कुछ तो डील की होगी ना मुंबई इंडियंस से। हार्दिक पांड्या एक प्लेयर अपनी मर्जी से फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ सकता। इसमें गुजरात की मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। अब उन्होंने जो भी पैसे लिए होंगे अंबानी से, ऑन पेपर तो शायद 15 करोड़ है, उसके अलावा क्या डील हुई होगी, इसके लिए गुजरात टाइटंस को सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए, प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। आई एग्री जो शुभमन गिल या मोहम्मद शमी या बाकी प्लेयर्स का कहना है, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, उनको उसके पैसे मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से हार्दिक पांड्या को रिलीज किया है। हार्दिक पांड्या की भी मर्जी थी, लेकिन अगर गुजरात टाइटन के ओनर्स मना कर देते तो हार्दिक पांड्या कहीं नहीं जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनकी मैनेजमेंट ने पैसों के लिए यह डील किया। गुजरात टाइटंस में इस बार मोहम्मद शमी भी नहीं है। मोहम्मद शमी के बाद राशिद खान इंजरी से आए थे, तो पहले 2-3 मैचेस में तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे एज पर एक्सपेक्टेशन। हाउएवर पिछले 3-4 मैचेस से राशिद खान की ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग भी बेहतरीन इंप्रूव हुई है। प्रॉब्लम यह है कि शुभमन गिल नहीं चल रहे, और शुभमन गिल कैप्टनसी में पैनिक करते नजर आए हैं, एक नहीं कई बार। उनके बॉलिंग चेंजेस भी कई बार क्वेश्चनेबल रहे हैं। कभी कभी वो राशिद खान को जल्दी नहीं लाते, काफी लेट तक होल्ड करते हैं,
जो कि एक प्रॉब्लम है। गुजरात टाइटंस में इस बार उन्होंने जो रिद्धिमान साहा ओपनिंग कर रहे थे उस कॉम्बिनेशन को चेंज किया, नए विकेट कीपर्स ट्राई किए और वो सारी स्ट्रैटेजी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। साई सुदर्शन जो स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे थे वो भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। ओपनिंग स्लॉट में उन्हें फिलहाल अपनी रोल की क्लैरिटी नहीं है शायद, इसीलिए कभी कभी वो एक्स्ट्रा अग्रेसिव खेलते नजर आते हैं। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस तो ऑर्डिनरी रही है। राहुल तेवतिया जो एक मैच जितवा चुके हैं गुजरात टाइटंस को अपनी फिनिशिंग से और ऑन एंड ऑफ डिसेंट परफॉर्मेंस करते नजर आए हैं, वो भी इस बार कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अपने आखिरी मैच में 89 पे ऑल आउट हो गई गुजरात टाइटंस और ये एक बहुत बड़ी डिफीट थी। इसकी वजह से ये बॉटम 3 में भी फिलहाल 8th पोजीशन पे आ चुके हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी हार थी कि उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। गोइंग फॉरवर्ड ये बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। डेविड मिलर जो अब तक ग्रेट फॉर्म में चल रहे थे, इस आईपीएल में डेविड मिलर भी बुरी फॉर्म में है, उन्हें इंजरी भी हो गई। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई थिंक मैथ्यू वेड जिनको एक मैच खिलाया गया था जिसमें उन्होंने खराब कीपिंग की थी, काफी कैचेस छोड़े थे, उनको दोबारा ट्राई करना चाहिए एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि वो एक अग्रेसिव प्लेयर हैं। साई सुदर्शन को वापस नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए। राशिद खान की तो फॉर्म मिल गई है, मगर कहीं ना कहीं मोहित शर्मा जो पिछले आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे और इस आईपीएल में भी ठीक शुरुआत की थी, अब काफी एक्सपेंसिव हो रहे हैं धीरे धीरे। स्पेंसर जॉनसन जिनके ऊपर काफी खर्चा गया था, काफी पेस बॉलर, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। नूर अहमद जो अफगान के ही दूसरे स्पिनर हैं, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, मगर कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो इस बार गुजरात टाइटंस कहीं ना कहीं टाइटल कंटेंडर तो नहीं दिख रहे हैं, मगर हाँ, अगर वो शुभमन गिल अपनी थोड़ी फॉर्म ले आए तो राशिद खान की जो फॉर्म है, उनके स्पिनर्स ठीक जा रहे हैं। थोड़ा पेस बॉलिंग में अभी इश्यूज हैं इनके, और वो शमी की कमी साफ साफ नजर आ रही है। शमी इज नॉट अ स्मॉल वॉइड टू फिल। तो इस चीज के ऊपर फिलहाल गुजरात टाइटंस को सोचना पड़ेगा कि क्या वो मैथ्यू वेड को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं टीम में। स्पेंसर जॉनसन कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उन्हें बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर काफी वीक है। सिर्फ तेवतिया के भरोसे आप मैच नहीं जीत सकते। एक मैच आपको राशिद खान ने जितवा दिया तेवतिया के साथ, मगर राशिद खान की बैटिंग के भरोसे आप नहीं जा सकते। तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए मे बी साई सुदर्शन को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए, जिससे कि मे बी शायद वो जो कहते हैं कि डेविड मिलर, तेवतिया, ये सब अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे खेले 4, 5, 6 पे, तो शायद गोइंग फॉरवर्ड गुजरात टाइटंस में कोई फर्क आए। मोहित शर्मा को वापस थोड़ा स्टेप अप करना होगा। स्पेंसर जॉनसन, लेट्स सी, वो एक और फेल्ड परचेज दिख रहे हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजीज को समझना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स आईपीएल के हिसाब से ज्यादा सूटेड हैं, क्योंकि इस बार बहुत पैसे ऐसे प्लेयर्स पे वेस्ट किए गए हैं, जिसमें अल्जारी जोसेफ भी है, जिसके बारे में बात करेंगे जब आरसीबी की बात होगी। शमार जोसेफ लखनऊ के, उनके ऊपर भी काफी पैसे खर्च हुए और वो बिल्कुल बेकार साबित हुए हैं फिलहाल। हालांकि उन्हें 1-2 मैचेस और मिलने चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है, उन्हें और मौके मिलते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ ये एडवांटेज रहा है कि स्टार्ट ऑफ उन्होंने बहुत पुअरली किया था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो बॉटम 2 में फिनिश होंगे, क्योंकि उनकी टीम की बॉलिंग बहुत ही खराब थी। मगर खलील अहमद इस आईपीएल में बहुत इंप्रूव्ड नजर आ रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, अर्ली विकेट्स ले रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी उनकी हाई है, लेकिन इफ अ बॉलर कैन गिव यू विकेट्स इन द पावर प्ले, नथिंग लाइक इट। ईशांत शर्मा, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद 2-3 मैचेस खिला लें, उन्हें बेस प्राइस पे परचेज किया गया, उनके लिए कोई बिडिंग भी नहीं हुई, वो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी पेस भी हाई है, साथ ही साथ स्विंग है, डेथ बॉलिंग उनकी इतनी इंप्रूव हुई है, वो यॉर्कर्स फेंक रहे हैं। इनफैक्ट ऋषभ पंत का इतना ट्रस्ट है कि वो लास्ट के 2 ओवर, 3 ओवर में ईशांत शर्मा से बॉलिंग करा रहे हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस करके भी दे रहे हैं। अभी तक शायद उन्होंने बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी डाला है, जब उन्होंने एंड्रे रसेल को एक स्विंगिंग यॉर्कर पे बोल्ड किया। इवन एंड्रे रसेल ने खड़े होके उस यॉर्कर को अप्रिशिएट किया था।
तो आप इसे समझ सकते हैं कि इस वक्त ईशांत शर्मा किस तरीके की फॉर्म में है। न्यू बॉल से भी वो स्विंग करा रहे हैं, अर्ली विकेट्स भी ले रहे हैं। 2 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट लिया था उन्होंने रिसेंटली एक गेम में। तो आप फिलहाल दिल्ली को रूल आउट नहीं कर सकते। कुलदीप यादव अभी थोड़े इंजर्ड थे, 2-4 मैच मिस किए थे उन्होंने, लेकिन जब भी वो खेले हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अक्षर पटेल जो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, धीरे धीरे एटलीस्ट उनकी बॉलिंग फॉर्म थोड़ी बहुत वापस आ रही है। दिल्ली फिलहाल अपने कॉम्बिनेशन पे काम कर रही है। ओपनिंग उन्होंने डेविड वार्नर से स्टार्ट किया था, मिचेल मार्श उनके साथ ओपनिंग करते थे। मिचेल मार्श रूल आउट हो गए और उनकी जगह पे जो बंदे आए हैं, जो 22 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन यंगस्टर जेक, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं वो फिलहाल, एंड ही कैन बी एन एक्स फैक्टर। पृथ्वी शॉ के साथ वो ओपनिंग कर रहे हैं एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऋषभ पंत ने शाही होप को भी खिलाना स्टार्ट किया है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके बाद एक कवरेज चाहिए, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि मैंने एक वीडियो में हाईलाइट किया था कि क्यों दिल्ली की टॉप 3-4 के बाद उनकी बैटिंग खत्म हो रही है, मगर शाही होप एट नंबर 5 प्रोवाइड्स यू दैट कवरेज। शाही होप एक बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। फिलहाल दिल्ली हैज एन आउटसाइड चांस, वो एक मोमेंटम गेम कर चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को भी हराया है उन्होंने, और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जिस तरीके की विक्ट्री उनको मिली है, जब उन्होंने 89 पे ऑल आउट करके वो टारगेट 8 ओवर में चेज किया है, उनकी रन रेट में काफी इंप्रूवमेंट आया है। अगर दिल्ली ये मोमेंटम मेंटेन करे और अगले 5 मैचेस में से 3 जीत जाए, तो ट्रस्ट मी, लास्ट के 2-3 मैचेस में वो प्रेशर डाल के क्वालिफाई कर सकते हैं। फिलहाल बॉटम 5 में मैं दिल्ली को एक आउटसाइड चांस दूंगा। मुंबई इंडियंस, आई थिंक इनके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है। हर साल होता है मगर इस साल बहुत ज्यादा हो रही है। कैप्टेंसी, हार्दिक पांड्या को जब कैप्टन बनाया गया था लास्ट ईयर, तो शायद ये डिसीजन इतना बुरा नहीं लग रहा था, मगर लास्ट 4 मंथ्स की जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं, जो चीजें हुई हैं, उसकी वजह से चेंजेस आए। वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ तब तक इस चीज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा था, मगर वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, इतनी अच्छी कि जिस रोहित शर्मा को T20 के लिए कंसिडर तक नहीं किया जा रहा था, सिर्फ वर्ल्ड कप बेसिस पे उनको अगले T20 टूर्नामेंट में खिलाया गया वर्सेस अफगानिस्तान, जहां पर जाके उन्होंने एक सेंचुरी बना दी। और जय शाह ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन ओनली एंड ओनली रोहित शर्मा होंगे। इस बीच हार्दिक पांड्या, जो गुजरात टाइटंस को 2 बार फाइनल तक ले जा चुके हैं, एक बार जितवा भी चुके थे, वो मिड वर्ल्ड कप इंजर्ड हो गए और बाहर हो गए। ठीक है, इंजरी हो सकती है, मगर उसके बाद वो प्रैक्टिस करते नजर आए। वो ईशान किशन को अपने साथ प्रैक्टिस कराते नजर आए, और ईशान किशन वही प्लेयर जिसने बीसीसीआई से ये कहा कि उसे मेंटल ब्रेक चाहिए, और डिस्को पार्टीज करता हुआ हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करता नजर आया। मगर उसने कहा कि वो इंडिया के लिए अनअवेलेबल है, मगर वो आईपीएल के लिए अवेलेबल था। वो अंबानी की शादी में जाके डांस करता भी नजर आया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का एक खराब इंपैक्ट यंगस्टर्स और स्पेशली ईशान किशन पे काफी पड़ा है। ईशान किशन, जो लग रहा था कि ऋषभ पंत की एब्सेंस में इंडिया के ऑल फॉर्मेट विकेट कीपर बन सकते हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पैसे आईपीएल को बना लिया और इंडियन टीम के लिए अनअवेलेबल हो गए। वो भी मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, फिलहाल ओपनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से उनको इंडियन टीम में कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी लॉयल्टी इंडियन टीम से ज्यादा आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय बीसीसीआई। ऐसे प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट देना भी नहीं चाहिए, मगर मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को भी उस लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हर साल हार्दिक पांड्या आईपीएल के लिए तो अवेलेबल रहते हैं, फुली फिट रहते हैं, मगर इंडियन टीम के लिए वो 2 या 3 महीने ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते। अब इस वर्ल्ड कप में वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं पता नहीं, मगर फिलहाल उनकी रेपुटेशन बहुत खराब है। क्राउड उन्हें बू कर रही है, वो परेशान नजर आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफी नीचे आई हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है मुंबई इंडियंस के। रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी बनाई है, कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, तो रोहित शर्मा पे कोई क्वेश्चन नहीं है, उनकी लॉयल्टी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। अगले साल मेगा ऑक्शन है एंड 100% रोहित शर्मा को रिटेन नहीं करेगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस अभी नई टीम बना रही है। तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या पे इतना खर्चा करने के बाद हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये 2 तो रिटेन होंगे, और ईशान किशन को 15 करोड़ में खरीदा है ना मुंबई ने, तो ईशान किशन भी रिटेन होंगे। अब इन 3 के अलावा वो चौथा कौन सा प्लेयर होगा,
ये देखना इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से तो चौथा भी क्लियर है, वो होंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 1 T20 प्लेयर। तो इन चारों को रिटेन करने का मतलब है कि रोहित शर्मा बाहर होंगे मुंबई इंडियंस से। हो सकता है कि मुंबई इंडियंस उन्हें वापस खरीद ले, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारी टीम्स जिनको नया कैप्टन चाहिए, मे बी चेन्नई सुपर किंग्स, मे बी आरसीबी, मे बी एनी अदर टीम, मगर रोहित शर्मा की काफी डिमांड रहेगी। तो ये कहना मुश्किल है फिलहाल कि मुंबई इंडियंस कैसे जाएगी, लेकिन मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है फिलहाल। जसप्रीत बुमराह हैज बीन द लोन सेवियर आई वुड से। सूर्य कुमार यादव एंड रोहित शर्मा कम सेकंड बेस्ट। मगर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग बहुत 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 पुअर चल रही है फिलहाल। स्पिनर उनकी टीम में एक भी ढंग का नहीं है। काम चलाओ स्पिनर से वो बॉलिंग करा रहे हैं। कैप्टेंसी डिसीजंस भी हॉरिबल रहे हैं। जो 2-3 मैचेस वो जीते हैं उसमें भी कई बार वो ऐसा नजर आया है कि वो हार रहे थे। जैसे अभी रिसेंटली पंजाब के खिलाफ एक जीता हुआ मैच सडनली एक इनिंग्स की वजह से ऐसा लगा कि वो हार जाएंगे, और हार्दिक पांड्या के डिसीजंस भी कैप्टेंसी के उस टाइम पे अनक्लियर थे जब अटैक चल रहा था। आई वुड से पंजाब अपनी गलती से हार गई, वरना वो मैच भी मुंबई के हाथ से निकल गया था। तो अब देखना है कि मुंबई इसके आगे क्या करती है। मेरे ख्याल से तो मुंबई नहीं जा रही, मुंबई नहीं क्वालिफाई कर रही। मुश्किल है मुंबई के लिए, टीम में कोई टीम स्पिरिट नहीं दिख रही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। टिम डेविड एक मिडिल ऑर्डर में, एक फिनिशर में धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, मगर वो कितनी कंसिस्टेंटली और कितने दिन तक करते हैं ये देखना होगा। अब बात करते हैं बॉटम 2 टीम्स, पंजाब और आरसीबी। पंजाब ठीक लग रही थी, शुरुआत भी ठीक हुई थी, टीम भी अच्छी थी, मगर लियम लिविंगस्टन एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी रेपुटेशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने आईपीएल में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जो उन्हें इतने पैसे देके रिटेन किया जाए। इस आईपीएल में भी वो हॉरिबली परफॉर्म कर रहे हैं। सैम करन जो सडनली उनके कैप्टन बन गए हैं बिकॉज ऑफ शिखर धवन इंजरी, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर जो एटीट्यूड पंजाब का स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में था, जहां वो आउट एंड आउट अटैक के लिए जाना चाहते थे, वो एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होकर डिफेंसिव होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें वापस वो एटीट्यूड स्टार्ट करना होगा जहां वो टॉप से लेके बॉटम तक अटैक करते हैं। प्रभसिमरन सिंह कैमियोज में ठीक ठाक खेलते नजर आए हैं, मगर अब वो हाई टाइम है कि उनको भी एक बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। ये 20s एंड 30s में आप इस आईपीएल में खेल लेंगे, लेकिन मेगा ऑक्शन में आपको 20s एंड 30s में कोई नहीं लेने वाला। आपको एक 60-70 बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। अर्शदीप सिंह बहुत हॉरिबल फॉर्म में नजर आए हैं। हर्षल पटेल खराब फॉर्म में है, रन दे रहे हैं, लेकिन वो विकेट्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा जॉब अपना कर रहे हैं। जो सेविंग फैक्टर है जिसकी वजह से पंजाब में जान बनी हुई है, वो है 2 अनकैप्ड प्लेयर्स, शशांक सिंह और आशुतोष। शशांक सिंह ने एक मैच में शानदार बैटिंग करके जिताया, जिसमें आशुतोष के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, और बाद में आशुतोष अलग लेवल पे चल रहे हैं फिलहाल। मुंबई के खिलाफ उनकी इनिंग्स जो थी, आई वुड से इट इज अमंग द टॉप 3 इनिंग्स ऑफ दिस आईपीएल, जिसमें जॉस बटलर की केकेआर के खिलाफ 100 स्टिल इज एट नंबर 1, दिस कम्स अ क्लोज सेकंड। ये एक ऐसे सिचुएशन पे आया जब पंजाब 194 चेस करते हुए 14 रन पे 4 विकेट थी, जिसमें कि इनके 3 ओवरसीज प्लेयर्स डिसमिस हो गए थे। जॉनी बेयरस्टो अलग हॉरिबल फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बावजूद एक शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस करके आशुतोष ने, जिसमें जसप्रीत बुमराह जो इस आईपीएल में रेड हॉट फॉर्म में है, उनको स्वीप पे 6 मारा, बाकी बॉलर्स को अटैक किया, और ऐसा लगा कि मैच जिता देंगे। तो आशुतोष के वजह से पंजाब के पास एक चांस है, अगर उनकी टॉप ऑर्डर थोड़ी और बेटर परफॉर्म करे तो वो और मैचेस जीत सकते हैं। आई थिंक सिकंदर रजा को और चांसेस देने चाहिए इंस्टेड ऑफ लियम लिविंगस्टन। ये एक मेजर चेंज है जो पंजाब को करना चाहिए। और आखिर में, कई लोगों की फेवरेट, कई लोगों को उम्मीद होती है, लेकिन ये अपनी ही गेम खेलते हैं और इस बार ये बॉटम होके रहेंगे। 7 में से 1 मैच जीतने वाली आरसीबी की टीम, वो एक मैच भी दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने जितवा दिया, वरना ये 7 के 7 हार के होते। एक ही स्ट्रेटेजी इनकी हर साल रही है, विराट कोहली और 2 फॉरेनर टॉप 3-4 में खेलेंगे, सारी मिडिल ऑर्डर खराब, बॉलिंग वाहियात, जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो स्पिनर हो फास्ट बॉल से रिलीज कर देते हैं। इस बार वो और भी घटिया होते चले गए हैं, इतने घटिया कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव एट होम है, क्लोज मैचेस भी नहीं हो रहे इनके, ये वन साइडेड हार रहे हैं।
मुंबई के खिलाफ इनकी 195 को मुंबई ने कुछ 13-14 ओवर में चेस किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें 287 मारा होम में। बाद में दिनेश कार्तिक ने लास्ट में कैमियो करके 260 तक पहुंचाया, मगर यकीन कीजिए ये पहले 3-4 ओवर में ही मैच हार चुके थे। विराट कोहली आरसीबी के लिए नहीं खेल रहे, वो इंडियन टीम में वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग कि कंट्री को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मगर सर आप बहुत साल हो गए हैं, अब आप आई डोंट थिंक कि आपको खुद आरसीबी में रहना चाहिए, आपको खुद छोड़ देना चाहिए वॉलंटरली। इस फ्रेंचाइजी को माफ कर दो सर, इसे बचा लो। क्या बनाया है आपने 15 साल में इस फ्रेंचाइजी को? आप इसके फर्स्ट एडिशन से इस टीम में रहे हैं, आप ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट को सबसे बेहतर जानते हैं। क्या कोर बनाया, क्या है आरसीबी का कोर? कौन सा ऐसा प्लेयर है? आपके 7000 प्लस रन से हाईएस्ट आईपीएल स्कोरर, सेकंड हाईएस्ट रन हैं राहुल द्रविड़ के 900। सर क्यों कोई इंडियन प्लेयर इतना लंबा नहीं टिक पाता आरसीबी में? क्यों आप सबको बाहर कर देते हैं? केएल राहुल आपकी फ्रेंचाइजी में था, नहीं टिका। दिनेश कार्तिक पहले थे, फिर कई साल बाहर रहे, फिर आए। युजवेंद्र चहल जो हाईएस्ट आईपीएल रन विकेट टेकर है, उसको भी आपने बाहर कर दिया अपनी कैप्टेंसी में। हर्षल पटेल ने आपकी फ्रेंचाइजी में अच्छा खेल के परफॉर्म दिया, आपने उसको रिलीज कर दिया। सर आप क्या टीम बना रहे हो, किसी के नहीं समझ में आता। कहीं ना कहीं आपकी T20 कैप्टेंसी जो ली गई वो बिल्कुल सही ली गई थी, आपने रिएक्शन में सारी कैप्टेंसी छोड़ दी, मगर उस एटीट्यूड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यू हैव मेड द वर्स्ट फ्रेंचाइजी इतने पैसे लगाने के बाद। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों आरसीबी को सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स से सीखना चाहिए। खैर एनीवेज, फैफ डुप्लेसी 40 प्लस वो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल सुपर फ्लॉप रहे हैं, मोहम्मद सिराज सुपर फ्लॉप रहे हैं। ये दो रिटेन्ड प्लेयर्स थे, दोनों के दोनों सुपर फ्लॉप। विल जैक्स, कैमरन ग्रीन कुछ मैचेस खेले हैं, ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस। सिर्फ दिनेश कार्तिक ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। कह सकते हैं आप कि विराट कोहली ऑफ कोर्स ऑरेंज कैप होल्डर हैं, उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई है, एक 80 ऑड स्कोर भी बनाया है, ठीक परफॉर्मेंस दी है। तो आरसीबी को इन शॉर्ट आप कह सकते हैं वीके, डीके और बाकी सब डीके, ऐसे ही कुछ। इस फ्रेंचाइजी का अभी फिलहाल कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अजारी जोसेफ, उनको 10.5 करोड़ में खरीदा था, क्यों भाई? वो वेस्ट इंडीज की भी T20 टीम में नहीं है और इस आईपीएल में बुरी तरह मार खा के बाहर हो गए। रीस टॉपली इंग्लैंड के सेकंड स्ट्रिंग में कह सकते हो, खेले हैं काफी मैचेस, बगैर व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट के रूप में खेले, मगर कोई खास इंपैक्ट डाल नहीं पाए हैं। टॉम करन है इनकी स्क्वाड में, मगर वो कोई पता नहीं, कोई बताएगा इन्हें, याद दिलाएगा तो खिलाएंगे, नहीं तो ये पार्टी करेंगे। इनका क्या है, किंगफिशर इनका चल रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है। इनका कैप्टन भी कौन होगा अगले साल कोई डिसाइडेड नहीं है। सब कुछ इनकी मेगा ऑक्शन में डिसाइड होगा, कोई कोर नहीं है इस टीम की। मेरे ख्याल से इनको सबको रिलीज करके एक फ्रेश स्क्वाड बनानी चाहिए विद अ फ्रेश मेंटालिटी, एंड आई थिंक विराट कोहली इज अ नेगेटिव फैक्टर इन द टीम। विराट कोहली को आरसीबी से अगले साल बाहर करके इनको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से टीम बनानी चाहिए, एक यंग कैप्टन बनाना चाहिए और 3 साल तक बैक करना चाहिए उस स्क्वाड को, जिसमें कि वो सारे प्लेयर्स खेलें और परफॉर्मेंसेस दें। क्योंकि विराट कोहली रहेंगे तो वो गलत सलत इनपुट देके वो टीम को बिगाड़ देंगे। शिवम दुबे, मोइन अली, मार्कस स्टोइनिस, ये सब आरसीबी में थे, लेकिन आरसीबी ने किसी को रिटेन नहीं किया। क्विंटन डिकॉक आरसीबी में थे, उन्हें भी बाहर किया गया। मेरे ख्याल से विराट कोहली को लगता है विराट कोहली के अलावा कोई अच्छा नहीं है, परफॉर्म नहीं करता, तो बस विराट कोहली को ही खेलना चाहिए इस फ्रेंचाइजी में। बाकी तो हम देख ही रहे हैं इस फ्रेंचाइजी की हालत क्या है। इस फ्रेंचाइजी को एक ढंग का कैप्टन चाहिए, एक ढंग का लीडर चाहिए, और विराट कोहली के रहते हुए उसे वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो फिलहाल आरसीबी के लिए तो यही जरूरी है कि वो कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव से सोचे। मे भी रोहित शर्मा अगर रिलीज होते हैं तो उन्हें रोहित शर्मा को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से रोहित शर्मा 2-3 साल आईपीएल खेलेंगे, जाते जाते शायद वो एक कोर बना सके इस टीम का। या फिर इनको एक यंग डायनामिक कैप्टन बैक करके किसी यंग कैप्टन को बनाना चाहिए और 2-3 साल तक बैक करना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अभी फिलहाल ये मिड सीजन एनालिसिस है, जैसे हम क्लोज टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट पहुंचेंगे फिर से डिस्कस करेंगे। मगर फिलहाल मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं अपने 4
क्वालिफायर के टीम्स के बारे में बात करके आई थिंक राजस्थान रॉयल्स डेफिनेटली, कोलकाता नाइट राइडर्स शुड, सनराइजर्स हैदराबाद को मैं बैक करूंगा बिकॉज डेफिनेटली सनराइजर्स हैदराबाद में वो कैलिबर है। चौथी टीम इंटरेस्टिंग है, मैं कहूंगा कि लखनऊ, दिल्ली और चेन्नई, इनमें से कोई एक क्वालिफाई करेगी। बात करेंगे बाद में और देखते हैं कौन सी टीम्स क्वालिफाई करती है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।